से पूछ लो, आप सर्वे करवा लो, योगी जी का सबसे ऊपर नाम आएगा। किसी को मोदी जी के राज में या बीजेपी के राज में डेवलपमेंट देखना तो हमारे यूपी आके देखे। जिसे ऐसा लगता हो कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा, वो एक बार यूपी आ जाए। ये राम मंदिर तो देखो आज तक आया, वो राम मंदिर तो था और है और रहेगा। राम मंदिर तो बन के रहेगा। अगर वो सब मिल भी जाए और जितने मिल भी गए वो कर कुछ भी नहीं सकते, आना तो फिर भी मोदी जी को। हमारे यहाँ तो योगी जी है और योगी जी को कोई हटा नहीं सकता और अगला पीएम योगी जी है। क्या लगता है 2024 में इस बार कौन आएगा? ऑब्वियसली मोदी जी, पीएम मोदी। डेफिनेटली मोदी जी। अच्छा, और जो ऑपोजिशन इतना ज़्यादा दमखम दिखा रहा है कि मतलब उनको लग रहा है इस बार तो बाजी पलट जाएगी, पीएम मोदी रहेंगे ही नहीं अभी बीजेपी के 2024 में। बेसिकली उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में इतना दोनों मचा रहे हैं। अदरवाइज ये बात तो वो भी मान चुके हैं कि आना तो मोदी जी की है। इसलिए दे आर सब एक साथ है, इसलिए सब एक साथ भी तो नहीं हो रहे हैं कि कहाँ पे कोई उनका ऑपोजिशन का कोई एक चेहरा ही नहीं मिल रहा है। नहीं, चेहरा ना मिलने की वजह यह है कि हर आदमी के पास अपने सो रहे हैं, अपनी लाल है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। अगर वो सब मिल भी जाए और जितने मिल भी गए वो कर कुछ भी नहीं सकते, आना तो फिर भी मोदी जी को जैसे डेफिनेटली। अच्छा, जैसे अगर मान लेते हैं शरद पवार जी जो हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में भी सत्ता पलट दी थी जब फडणवीस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कुछ अगर इस बार ऐसा खेला हो जाए तो लग नहीं रहा कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया तो? फर्स्ट ऑफ ऑल शरद पवार जी ने कल ही इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए ऑफिशियली तो वो अध्यक्ष वैसे ही नहीं बचे। और जहाँ तक उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में पता है तो अब वो मुझे नहीं लगता कि बेहतर कुछ करने की स्थिति में भी है। तो अब तो अगर सिर्फ जो भी कुछ खेले का मैटर जहाँ आज आपने खेला वर्ड इस्तेमाल करा मीन्स ममता बनर्जी, अगर वो आके कुछ कर ले तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। वो तो पूरा आ रही है, पूरा जोर दिखा रही है, केजरीवाल से मिलती है लेकिन कांग्रेस से नहीं मिलती है। उनको कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं चाहिए, वो चाहती है वही कैंडिडेट बन जाए एक बार। नहीं, उनके चाहने ना चाहने कुछ नहीं होता, एक बार वो खुल के दिल्ली तक तो आए। वो तो हमेशा मोदी जी को भैया कह के आती हैं, राखी बांधती चुपचाप निकल जाती। कभी खुल के खुला बात ही नहीं कर पाई वो आज तक के बारे में। एक बार आए, देखें, बैठे, मीटिंग करें। केजरीवाल जी तो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, एक बार उनसे बात करके देखें, क्योंकि केजरीवाल जी परेशान है अभी तो अपने घर के रेनोवेशन को लेकर। अभी तो उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। तो पहले अपने अपने मसले निपटा लें, उसके बाद देश के बारे में बात कर लेंगे। वो तो वैसे ही बहुत चिंतित। आपने कहा वो अपने रेनोवेशन को लेके परेशान है, वो भी ये इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी जो उनके खिलाफ खड़ी हो रही होते हैं ना ओपोजिशन के लीडर, वो उन पे अपनी एजेंसी छोड़ देते हैं, सेंट्रल एजेंसी छोड़ देते हैं कि पहले ईडी के जरिए मुंह बंद कराएंगे, सीबीआई के जरिए मुंह बंद कराएंगे। तो फिर ऐसे में तो डेमोक्रेसी बची नहीं उनके हिसाब से देश में। मनोज सिसोदिया किसका मिनिस्टर थे? आपके थे ना। मनोज सिसोदिया आपके मिनिस्टर थे और शराब घोटाले में पकड़े गए थे, तो उससे पहले केजरीवाल जी ने अपने आप को डिफेंस करने का सारा मंत्रालय उनके ऊपर छोड़ दिया था, जबकि बेसिकली मंत्रालय केजरीवाल साहब के पास ही था। लेकिन उन्होंने कल को उन्हें कुछ जवाब ना देना पड़े, कोई जिम्मेदारी उनकी तय ना हो, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट भी मनोज सिसोदिया दे के उसे अंदर करा दिया बेचारे भले आदमी को। तो आपके हिसाब से केजरीवाल ने सिसोदिया को फंसाया है? अपनी मिनिस्ट्री दी को दी उसके हाथ में, कोई मंत्रालय तो अपने पास रखना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री के अलावा सारे इतने जितने भी घोटाले वाले मंत्रालय हैं सब दूसरों के हाथ में, अपने हाथ में कोई मंत्रालय नहीं है उनके पास। तो आपको ये बताइए मुद्दा क्या रहेगा 2024 के इलेक्शन का इस बार? मुद्दे तो सारे खत्म हो गए, जो मोदी जी कर चुके वही अपने आप में बहुत बड़े काम कर चुके। 370 है, NRC है, CEA है, यही अपने आप में बहुत बड़े एजेंडे हैं। अगर इसी को लेके अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं और हमारे जितने भी बड़े लेवल के मिनिस्टर्स हैं, अगर अपनी बात पे यहीं पे कमिटमेंट पे जारी रहते हैं तो सरकार तो पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे अब विकास हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्योंकि सभी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी के 8-9 साल के राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी जा रही है, रुकी नहीं रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी पे विपक्ष जो है वो मेन घेरता रहता है बीजेपी को, इस पे क्या कहेंगे आप? जहाँ तक सवाल महंगाई का है तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई कहीं से कहीं तक शायद इतनी ज़्यादा बढ़ी है जिसमें आदमी को चिल्लाने की जरूरत है। बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी किसी के लिए नहीं है, जिस आदमी को काम ही नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी हर जगह और हर समय है। और आज नहीं, कांग्रेस सरकार में भी थी उसके लिए, जिसे बैठे बैठे खाना। और आज तो बेरोजगारी का मसला दिल्ली में दूर हो गया। आप खुद देखें कि किसी भी सेक्टर में, यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में जाके भी, मतलब ये तो बहुत बड़ी जगह दिल्ली, अगर आप किसी छोटी जगह चलेगा तो 15-20 हज़ार महीना कमाना शायद किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर 15-20 हज़ार रुपये कमाता है तो मैं समझता हूँ दे कैन वेरी वेल सर्वाइव विद देयर फैमिली। तो उसके बाद ये बेरोजगारी का मसला भी नहीं हुआ। हाँ, महंगाई की बात है तो थोड़ी सी एनाउंसमेंट हुआ है, 10 से 15% माना जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं वो ये हिसाब लगाएं कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो सब जगह ही पड़ना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोदी जी के हाथ में। जहाँ तक सवाल पेट्रोल का है, डीजल का है, तो आदमी हर स्टेट में जाके देखें, ये जितनी भी कीमतें पेट्रोल डीजल की तय होती हैं सब स्टेट वाइज तय होती हैं। कहीं पे आज भी डीजल पेट्रोल सस्ता
और कहीं पे डीजल पेट्रोल आज भी महंगा। आप अभी दिल्ली में देख लें, पेट्रोल का क्या भाव है आपके यहाँ? आपके पेट्रोल क्या भाव है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ यूपी जैसी, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो हमारे 97 रुपये पेट्रोल बहुत बेहतर है। 112 रुपये तक पहुँच गया था, उसके बाद ये 15 रुपये नीचे गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी को घेरने के लिए बेसिकली विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है आज की तारीख में। वो तो सिर्फ शोर मचाना है, चिल्लाना है, क्योंकि अब उनके पास कोई बहाना ही नहीं बचा। अब एक टाइम था वो बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया, 370 है वो ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई ऐसा वजनदार बात है जिसे लेके वो कर ले। लेकिन कोई इलेक्शन 2024 का है, आपने कहा कोई वजनदार बात नहीं है जिसको लेके वो कर लें। कर्नाटक इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस बार गई बीजेपी। वहाँ पे उनके काफ़ी मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि जो इधर आ रहे हैं, कांग्रेस की साइड आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बीजेपी के मिनिस्टर कांग्रेस में आके शामिल हो गए हैं। तो लग नहीं रहा कि अब बीजेपी के लोग ही उनसे कहीं ना कहीं खफा तो नहीं है, जो इतनी बड़ी बात अब विपक्ष बोल रहा है कि कर्नाटक भी इनके हाथ से गया जैसे छत्तीसगढ़ गया था। विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता। विपक्ष तो अभी ये देखे कि राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है। अब राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी ने जितने बढ़िया काम कर रखे हैं, मतलब मैं बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बिलोंग नहीं करूँगा या ना उसे क्वेश्चन मार्क करूँगा, लेकिन गहलोत जी पहले ये देखें कि राजस्थान में उन्होंने क्या करा। तो अब तो मुझे ऐसी, कर्नाटक तो बहुत दूर की बात है, अभी हमारे यूपी में आज ही इलेक्शन हुआ, मैं आज ही वोट डाल के आया हूँ सुबह, हाँ, निकाय चुनाव में। अगर वहाँ पे कोई आदमी ये बात कहे कि आज समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, कांग्रेस आगे निकल गई, बीजेपी आ गई, तो डजेंट मैटर। उसकी वजह यह है कि इस चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चेहरा जो है, मेरे अपने हिसाब से पार्टी को इलेक्शन लड़ाना ही नहीं चाहिए इस मामले में। बीजेपी को अपना सिंबल नहीं देना चाहिए था। आज भी बहुत सारे लोगों को बीजेपी ने सिंबल बांट दिए। मेरी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक से भी इतनी सी बात है कि पार्टी इलेक्शन ना लड़ाए, ये निर्दलियों के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ चेहरे का होता, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। मैं खुद ही अपने आप में बता दूं क्लियर कट बात कि मैंने आज गलत आदमी को वोट दिया, मतलब गलत से मतलब पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो आदमी जो बीजेपी कैंडिडेट है वो अपने आप से बेहतर होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम काम के लिए नहीं है, इसलिए इनके पास कोई मैटर नहीं है। हाँ, तो वही जैसे कि बोलते हैं कि लोगों को लगता है पीएम मोदी के सहारे ही चल रहा है पूरा बीजेपी का, जहाँ जहाँ वो जीत रही है, बट बीजेपी के खुद के ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और स्टेट में परेशानी हो रही है। भाई मेरे और स्टेट की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी को मोदी जी के राज में या बीजेपी के राज में डेवलपमेंट देखना है तो हमारे यूपी आके देखे। मैं मुरादाबाद बीदल नगरी को बिलोंग करता हूँ, और बेसिक कोई भी आदमी जिसे ऐसा लगता हो कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा, वो एक बार यूपी आ जा, कितने बड़ा तुर्रम खां हो और कितना बड़ा व्यापारी हो, चाहे कितने बड़े भी बिजनेसमैन हो, सबको रिलीफ मिलेगा। और हर तबके के आदमी के पास काम है, कारोबार है वहाँ पर, मतलब वहाँ कोई आदमी परेशान नहीं हो। कहने के लिए कोई भी आदमी कह सकता है, जिससे खर्चा एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होंगे तो कोई भी परेशान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी मोदी जी जब कर्नाटक में रैली कर रहे हैं चुनाव के लिए, यही बात कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा, लेकिन वहाँ पे तो अभी भी अगर विकास देखना है तो आप देखें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को। आज आप हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं से कहीं तक चले जाएं और फिर पूछें कि विकास हुआ है नहीं हुआ, और किसी भी मिनिस्टर को अगर इस बात की चिंता हो कि मोदी जी के टाइम में विकास नहीं हुआ, तो वो यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक चले जाएं बाई रोड। और जो हमारे हिंदू टूरिज्म प्लेस हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, इन्हें बाई रोड ट्रैवल करके देखें तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि विकास कहाँ पर हुआ। अच्छा, ये बता दीजिए मुद्दा क्या रहेगा 2024 का, विकास या फिर ये महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तुष्टीकरण की बातें हैं, ये सब? बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये मुद्दा कोई नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट के पास कोई मुद्दा नहीं है अपने इलेक्शन को कन्वे करने के लिए। उनके पास यही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और आने वाले टाइम में एज फैक्टर से अगर वो नहीं भी रहते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने जितने कमिटमेंट है वो ऑलमोस्ट पूरे कर चुके। फिर पीएम मोदी के बाद कौन बीजेपी? अगर मुझसे पूछे तो योगी जी। 2024 में क्या लगता है कौन आ रहा है? मोदी जी, मोदी जी आ रहे हैं। इतने ठंडे स्वर में बोल रहे हैं मोदी जी, क्योंकि हम मोदी जी के सपोर्टर हैं। मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, नहीं है मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ मोदी जी। ऐसा है चल चल के थक गए, सिर्फ मोदी जी आएंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। 24 तो चल चल के आप थक गए हैं, बीजेपी तो नहीं थकी है शायद, बीजेपी तो लगातार काम थकी और ना थकी है। नहीं थकी है। क्या कौन से ऐसे काम है जिसपे विश्वास है कि सारे ही काम है, कोई से भी काम देख लो आप, कोई से भी काम देख लो आज इंडिया के अंदर। आप ही काम गिना दीजिए, कौन सा वाला काम? बताओ कौन सा गिनाना है, किस लाइन? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप वोट देंगे मोदी जी को, आप उनके कोई काम बताइए जो आपको उनके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हो, जो किसी और पार्टी ने कभी किया ना हो। आज इंडिया का नाम पूरी दुनिया में है, सबसे ऊपर लिया जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से, यही बहुत है। हाँ, रोजगार है आपके पास? रोजगार है, जो कामयाब बंदा है, पढ़ा लिखा है, उस पर रोजगार है। अब जिसके घर में 10-10 है उनको थोड़ी रोजगार मिलेगा। अच्छा, जिनके घर में 10, हाँ वैसे भी चाइना से भी आगे निकल गया भारत अब पॉपुलेशन में,
तो रोजगार की वैसी समस्या थी और हो गई, तो लग नहीं रहा मोदी जी को रोजगार के लिए कुछ और ज्यादा करना चाहिए अब? मोदी जी को सबसे पहले 2 बच्चे का नियम लाना चाहिए, जब ही रोजगार मिलेगा सबको। कोई एक फर्क गिना दीजिए जो पहले के मतलब 8-9 साल पहले से और आज के में क्या डिफरेंस लग रहा है? सड़कें देख लो, सड़कें देख लो, मतलब विकास हो रहा है। सड़कें हैं और बहुत सारे काम हैं। 370 पे क्या कहेंगे जो हटा दिया, और राम मंदिर वाले मुद्दे पे क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग बोलते रहते हैं इन दो ही मुद्दे पर बीजेपी। ये राम मंदिर तो देखो आज तक आया, वो राम मंदिर तो था और है और रहेगा। राम मंदिर तो बन के रहेगा, उसका तो कोई वो नहीं है। कहाँ से आप? दिल्ली के ही हैं या कहीं बाहर से? एनसीआर गाजियाबाद। हमारे यहाँ तो योगी जी है और योगी जी को कोई हटा नहीं सकता, और अगला पीएम योगी जी है। अगले पीएम भी आपने तय कर दिया, आज से डिसाइडेड है कि योगी जी है? किसी से पूछ लो, आप सर्वे करवा लो, योगी जी का सबसे ऊपर नाम आएगा। योगी जी ही आएंगे, योगी जी का टक्कर नहीं है कोई भी, आपको भी पता है। तो योगी जी को क्यों? कानून व्यवस्था में तो वो काफी मार खा रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें मतलब घेरते हैं कि एनकाउंटर कर देते हैं हर किसी के। आप एक बार यूपी में चले जाएं, आप पता कर लीजिए कि वहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है, आपको पता लग जाएगा। यूपी के अंदर कैसा है, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, क्या फर्क दिख रहा है सपा से, बसपा से और आज बीजेपी के राज से? जी, कानून व्यवस्था बढ़िया है और पुलिस वाले भी, कोई प्रॉब्लम होती है कानून सही सुनते हैं वहाँ के। और जो भी है मतलब पहले जो चोरी वोरी होती थी, वो गुंडागर्दी, वो सब खत्म हो गया यूपी के अंदर। हाँ जी। एक टाइम पे बोला जाता था सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यूपी में लड़के भी रात को 8 बजे के बाद चलने से डरते हैं। जो नोएडा में काम कर रहे हैं वो अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म करके निकलना चाहते थे। क्या फर्क? हाँ जी, ऐसा ही था, सब छीना झपटी होती थी, अब सब सही है। अब कोई दिक्कत नहीं, रात को निकलो सुबह निकलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यूपी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यूपी की बात कर लेते हैं, योगी जी की बात कर लेते हैं। काशी गोवा से ज़्यादा गया, मतलब ज़्यादातर लोगों ने जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ज़्यादा विजिट किया काशी इस बार, गोवा से भी ज़्यादा 2022 में। वहाँ का वो मंदिर का है ना कुछ, वहाँ वो बन रहा है वहाँ पर, इसलिए वाराणसी में भी चले जाओ, वहाँ भी। और अब आने वाले टाइम में अयोध्या में होएगा ऐसा। टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ जी, उससे आपको ही पता है, उससे जीडीपी में भी आता है। पर बस वही है, यही सब चाहिए और क्या चाहिए। तो इन्हीं सब और सस्ताई तो चलता रहता है, वो तो जी देखो हर एक देश में इस टाइम महंगाई तो इस टाइम हर एक देश में, और देशों से मुकाबले तो हमारा पाकिस्तान को ही देख लो, कितनी महंगाई है वहाँ, उनसे तो बहुत आगे हम इस चीज़ में। हर एक देश में अभी महंगाई है, महंगाई तो कोई वो नहीं है अभी। सही ठीक है सब चीज़ें जो भी है, योगी जी पे ही भरोसा है योगी जी और पीएम मोदी पे भरोसा। मोदी जी 24-29 तक, उसके बाद योगी जी जब तक रहेंगे, जब तक हम देंगे वोट। तो जैसे कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि वापस से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार वापसी करेगी। 2024 के इलेक्शन वापस से बीजेपी जीतेगी, उनका ये मानना है। लोग बीजेपी के काम से खासा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके हिसाब से विकास हो रहा है। 370 जैसे मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सरकार ने सॉल्व किए हैं। राम मंदिर बन रहा है, सीएम योगी को भी वो खासा पसंद करते हैं। क्या होगा क्या नहीं, 2024 के इलेक्शंस में ही हमें पता चलेगा। जनता क्या मूड लेकर वोट करने जाएगी, तभी पता चलेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ राशिद उबेद, न्यूज़ 15 दिल्ली।